हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे प्रिज्म की और प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण की गणना करेंगे। ये कभी कभी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछता है कि प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण की गणना कीजिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि प्रिज्म किसे कहते हैं और प्रिज्म से विचलन कोण किस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि हम लोग विचलन कोण तो निकालेंगे ही, साथ में उसके साथ न्यूमेरिकल भी हम लोग हर टाइप के बनाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए पूरा। तो बात करते हैं प्रिज्म किसे कहते हैं। सभी लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ा है। यदि आप पढ़े हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में प्रिज्म किसे कहते हैं। इंग्लिश में प्रिज्म और हिंदी में दोनों एक ही वर्ड होता है प्रिज्म। और हम कहेंगे प्रिज्म एक ऐसा सममांगी, प्रिज्म एक ऐसा सममांगी, प्रिज्म एक ऐसा सममांगी पारदर्शक माध्यम है, पारदर्शक माध्यम है, पारदर्शक माध्यम। ध्यान से समझिएगा, शायद ये नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इधर लिखेंगे पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम है जो किसी कोण पर, माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए कम से कम दो समतल पृष्ठों द्वारा, कम से कम दो समतल पृष्ठों द्वारा, समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है, घिरा होता है। और सबसे खास बात यह है कि किसी प्रिज्म में कितने भी पृष्ठ हो सकते हैं। किसी प्रिज्म में कितने भी पृष्ठ हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी प्रिज्म में कितने भी पृष्ठ हो सकते हैं, किंतु जिस पृष्ठ पर प्रकाश, जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है, तथा अन्य पृष्ठ जिससे प्रकाश बाहर निकलता है, प्रकाश बाहर निकलता है, वे आपस में समानांतर नहीं होते हैं। वे आपस में समानांतर नहीं होते हैं, आपस में समानांतर नहीं होते हैं। उसी को हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म की परिभाषा एक बार ध्यान से समझिएगा। प्रिज्म एक ऐसा सममांगी पारदर्शक माध्यम है जो किसी कोण पर झुका हुआ होता है, जो किसी कोण पर झुके हुए कम से कम दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरा हुआ होता है। उसी को हम प्रिज्म कहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं प्रिज्म में आप लोग 3 भुजाओं वाली पढ़े होंगे, तो किसी भी प्रिज्म में कम से कम 2
समतल पृष्ठ होता है और बाकी वक्र पृष्ठ हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कम से कम 2 पृष्ठ होना चाहिए प्रिज्म में और बाकी कितना भी पृष्ठ हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रिज्म में अधिक से अधिक कितना भी पृष्ठ हो सकता है और कम से कम 2 पृष्ठ होना चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तथा अन्य पृष्ठ जिससे प्रकाश बाहर निकलता है वे आपस में कभी भी समानांतर नहीं होते हैं, तो ऐसे को ही हम प्रिज्म कहते हैं। चलिए हम लोग अलग अलग टाइप के प्रिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग तो पढ़े होंगे त्रिभुज वाला प्रिज्म, इस तरह वाला त्रिभुज वाला प्रिज्म पढ़े होंगे और इसमें जब प्रकाश की किरण जाती है तो अपवर्तित होकर के इस तरह से बाहर निकल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें कितने पृष्ठ है प्रिज्म का, इसमें कितने पृष्ठ है। हम देख रहे हैं कि 1 2 3, इसमें 3 पृष्ठ है और जिससे प्रकाश आपतित हो रही है और जहां से अपवर्तित हो रही है प्रकाश, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की अगर प्रिज्म की बात करें तो ये तो त्रिभुज हुआ, ये हम चतुर्भुज कह सकते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल और इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। जब यहां से प्रकाश आपतित होती है तो यहां से ये बाहर निकल जाती है, ये इस तरह से। तो ये दोनों भुजाएं जो होती हैं ये समानांतर नहीं होती हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी प्रिज्म बना सकते हैं। ये 2 आप देख सकते हैं, ये वक्र हो गया, ये प्रिज्म इस तरह से जाती है और इस तरह से प्रकाश क्या होती है, बाहर निकल जाती है। या कभी कभी समकोण आकार का भी प्रिज्म होता है, इस तरह से जब प्रकाश की किरणें जाती है तो ऐसे बाहर निकल जाती है। या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ये इस तरह से भी प्रिज्म होता है। आप प्रकाश की किरण जाती है तो ऐसे वो बाहर निकल जाती है। तो अलग अलग टाइप की ये प्रिज्म है। आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो हम इसको ऊपर बना दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिएगा, ये 1 2 3 4 5, ये 5 भुजा है और 5 भुजा जो होती है इस तरह से, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। तो ये अलग अलग टाइप के प्रिज्म हैं। तो प्रिज्म एक बार फिर से समझिए कि प्रिज्म किसे कहते हैं। कहेंगे कि प्रिज्म एक ऐसा सममांगी पारदर्शक माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए कम से कम 2 समतल पृष्ठों से घिरा हुआ रहता है। हम क्या कहेंगे, प्रिज्म इज लाइक अ सब्सटेंस विच इज बेंट बिटवीन 2 साइड्स, यानी कि जो प्रिज्म के 2 साइड होते हैं वो बेंट हुए रहते हैं, मीन्स एट एन एंगल पे वो क्या होते हैं, बेंट हुए रहते हैं। और कम से कम उसमें क्या होना चाहिए, 2 साइड्स होना चाहिए एंड मोर देन 2 साइड्स हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं इस त्रिभुज का जो प्रिज्म है इसमें 3 साइड है और 3 साइड, और इसमें 4 साइड देख रहे हैं, इसमें 2 साइड देख रहे हैं, इसमें भी 3 साइड, इसमें 5 साइड देख सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के प्रिज्म होते हैं जो किसी एंगल से झुके हुए रहते हैं, ये किसी एंगल से बेंट हुए रहते हैं। और ऐसे ही पारदर्शक पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कह देते हैं। तो इस तरह से ये प्रिज्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण। तो आप इसे क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग विचलन कोण की बात करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम बात करते हैं विचलन कोण। तो बताइए कमेंट बॉक्स में विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए आप लोग कि विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहेंगे।
जिसको इंग्लिश में डेविएशन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेविएशन एंगल। तो ध्यान से समझिए, परिभाषा हम बोलेंगे क्या? परिभाषा बोलना होगा तो कहेंगे कि आपतित किरण एवं निर्गत किरण के मध्य कोण को विचलन कोण कहते हैं। कौन कौन कोण को? आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण मीन्स निर्गत किरण के बीच में बनने वाले कोण को ही विचलन कोण कहते हैं। मीन्स इंसिडेंट एंगल and emergent angle between the incident and emergent angle is called the deviation angle। ध्यान से समझिएगा, हम लोग को निकालना है विचलन कोण की गणना। विचलन कोण को डेल्टा से डिनोट करते हैं। विचलन कोण की गणना क्या चीज? इसको इंग्लिश में लिखते हैं विचलन कोण को क्या? डेविएशन, यानी कि हम कह सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। ध्यान से समझिएगा, विचलन कोण की गणना ज्ञात करने से पहले आप विचलन कोण के बारे में जानिए। तो हम लोग करेंगे क्या? लिखेंगे कहेंगे क्या? आपतित किरण एवं निर्गत किरणों के बीच आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य कोण को आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को क्या चीज से डिनोट करते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा आप देख सकते हैं इस तरह से एस की तरह है, थोड़ा सा टेढ़ा है एस से, इसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। तो विचलन कोण की परिभाषा समझ लीजिए, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बनता है उस कोण को ही हम क्या कहते हैं? विचलन कोण। इसको इंग्लिश में अगर परिभाषित करना हो तो कहेंगे एंगल between incident and emergent angle is called the deviation angle। Angle between incident angle and emergent angle is called the deviation angle and it is denoted by delta। आप ये समझिएगा कि फिगर में कहाँ पे डेल्टा बनता है, मीन्स डेविएशन एंगल। कहने का तात्पर्य है कि जो विचलन कोण है वो प्रिज्म में किस जगह बनता है। फिगर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लिया कि ये कोई प्रिज्म है जिसका साइड जो है ए, बी और सी है, ये प्रिज्म कोण कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? एंगल ए को प्रिज्म कोण। एंगल ए को कौन सा कोण कहेंगे? प्रिज्म कोण कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण यहां पर आपतित होती है, ये इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे। इसको बड़ा में लिख देते हैं, शायद आप लोगों को दिखाई न दे। इंसिडेंट रे, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और जब ये प्रकाश सीधे न जाकर यहां से मुड़ जाती है और यहां से ये बाहर निकल जाती है। ध्यान से इस फिगर को समझिएगा। ये ए बी सी कोई प्रिज्म है और जब प्रकाश की किरण इंसिडेंट करती है, मीन्स आपतित होती है, तो प्रिज्म से ये अपवर्तित हो जाती है। तो इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। कौन रे बोलते हैं? इमर्जेंट रे। शायद दिखाई नहीं दे रहा है तो हम और इसको ऊपर लिख दे रहे हैं।
इमर्जेंट रे। तो ये इमर्जेंट रे हो गया, इसको हम मान लेते हैं P बिंदु, इसको Q बिंदु, इसको R बिंदु और इसको S बिंदु मान लिया। अब क्या करते हैं कि इस पे Q और R पे नॉर्मल डालते हैं। ध्यान से समझिएगा, Q और R पर नॉर्मल डालते हैं इस तरह से। तो ये जो कोण बनता है ये कैपिटल E से डिनोट करते हैं। क्या चीज से करते हैं? ये स्मॉल e, इसको बोल देते हैं स्मॉल e। ये इमर्जेंट, इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। यानी कि यहां पे निर्गत किरण है, हिंदी में बोलते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। और निर्गत किरण के द्वारा जो कोण बनता है उस कोण को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और जब ये आपतित किरण होती है तो ये आपतन कोण स्मॉल आई बन जाता है। आपतन कोण क्या होता है? स्मॉल आई। ये आपतन कोण है स्मॉल आई, और ये जो है अपवर्तन कोण ये R1, ये भी अपवर्तन कोण ये R2 हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण मीन्स निर्गत किरण, इसके बीच में जो कोण बनते हैं इस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। और ये विचलन कोण डेल्टा 1 से डिनोट किए हैं। क्या चीज से? डेल्टा 1। और इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये भी कोण जो होता है ये डेल्टा 2, और ये भी विचलन कोण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपतित किरण है और निर्गत किरण है। यहाँ पर भी आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। तो दोनों के मध्य जो कोण बनता है वो विचलन कोण होता है। और देखिए इस त्रिभुज के लिए ये बहिष्य कोण है। बहिष्य कोण दोनों अंतःखंड के कोणों के योग के बराबर होता है। तो अगर विचलन कोण को जोड़ते हैं तो विचलन कोण के रूप में होता है, इसलिए ये हमारा यहाँ पे डेल्टा बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसको हम N1 कर लेते हैं, इसको N कर लेते हैं, इसको N2 कर लेते हैं, और इसको मान लिया कि कोई बिंदु जो है वो M बिंदु है। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है? इस डेल्टा का मान निकालना है। क्या करना है? डेल्टा का मान निकालना है। तो डेल्टा का मान हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा, ये एंगल PQN1, एंगल PQN1 और एंगल MQN, एंगल MQN जो है, दोनों कोण जो होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू ये जो एंगल का फॉर्मेशन है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो हम इसको लिखेंगे क्या? ध्यान से समझिए, एंगल लिखेंगे एंगल PQN1, PQN1 इज इक्वल टू एंगल MQN, एंगल MQN। और एंगल MQN को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल MQR और प्लस एंगल RQN। ध्यान से समझिएगा, ये एंगल I और ये पूरा एंगल इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल PQN1 इज इक्वल टू एंगल MQN। अब MQN जो है दो कोण है, एक डेल्टा 1 और एक है R1। तो हम लिखेंगे क्या? MQR प्लस RQN। हम इसको लिख सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू, हम लिखेंगे क्या? डेल्टा 1 प्लस एंगल R1। क्या करेंगे? एंगल R1। सो डेल्टा 1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल I माइनस एंगल R1। इसको इक्वेशन 1 करते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, ये डेल्टा 1 हम निकाले हैं, ये एंगल बराबर ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा R1 इक्वल है किसके? एंगल I के। I क्या है? इंसिडेंट एंगल है। तो हम करते क्या है?
I इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस R1, तो हमें डेल्टा वन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल I माइनस एंगल R1। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये E इज इक्वल टू डेल्टा टू प्लस R2 करेंगे। इसी प्रकार लिख सकते हैं यहां पर सिमिलरली, इसी तरह हम डेल्टा टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल E माइनस एंगल R2, इसको इक्वेशन 2 करते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसी तरह यानी कि सिमिलरली डेल्टा टू निकालना हो तो E में से R2 को माइनस कर लेते हैं। और हम जानते हैं त्रिभुज MQR का बहिष्य कोण डेल्टा है। लिखेंगे चूंकि डेल्टा जो है, डेल्टा बहिष्य कोण है, किसके, बहिष्य कोण है त्रिभुज MQR के। क्या है, त्रिभुज MQR के जो डेल्टा है बहिष्य कोण है। और चूंकि आप जानते हैं इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बहिष्य कोण होते हैं वो दो अंतःखंड के कोण के योग के बराबर होते हैं। डेल्टा वन डेल्टा टू जो है ये दो अंतःखंड के कोण है, इसलिए इसके योग डेल्टा के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हमारा विचलन कोण हुआ। इस तरह से ये हमारा विचलन कोण हुआ। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन और डेल्टा टू का मान लिखेंगे, एंगल I माइनस एंगल R1 और प्लस डेल्टा टू के जगह पर लिखेंगे एंगल E माइनस एंगल R2। तो देखिए यहां पर प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल R2, इसको हम एक साथ लिखते हैं E2। यहां पर क्या करते हैं एंगल E, और ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो लिखेंगे क्या, एंगल R1 प्लस एंगल R2। और इसको इक्वेशन हम इसको 3 कर लेते हैं। इक्वेशन कौन सा कर लेते हैं, ये इक्वेशन 3 कर लेते हैं। 3 में हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या किए हैं, डेल्टा वन और डेल्टा टू का मान पुट कर दिए हैं। देख रहे हैं कि एंगल I और एंगल E जो है दोनों प्लस है, तो प्लस होंगे तो दोनों को एक साथ हम रख देते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E, और माइनस ये दोनों में से माइनस कॉमन लिए तो एंगल R1 प्लस एंगल R2। तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे की बात हम लोग करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ध्यान से समझिएगा। ध्यान से इसको समझिएगा। अब ये चतुर्भुज AQNR की बात करेंगे। चतुर्भुज AQNR में, चतुर्भुज AQNR में आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण का योग जो होता है वो 360 डिग्री के होते हैं। तो लिखेंगे चतुर्भुज AQNR में एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल N प्लस एंगल R, AQN एंड R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। क्या करेंगे, 360 डिग्री। और हम लिखेंगे क्या, एंगल, ये एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल N
प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको इक्वेशन हम 4 कर लेते हैं और अब क्या करते हैं, त्रिभुज QNR में हम जानते हैं एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल N इज इक्वल टू, इसको पहले हम लोग कर लेते हैं क्या, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद इसको इक्वेशन हम देते हैं। ध्यान से समझिएगा, एंगल A और प्लस एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है और प्लस एंगल N और प्लस एंगल R भी जो है वो 90 डिग्री है और इज इक्वल टू 360 डिग्री कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि क्यों एंगल R और एंगल Q 90 डिग्री लिए हैं। कमेंट करिए और बताइए कि क्या आप इसे जानते हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि क्यों हम इसको क्या किए हैं, 90 डिग्री लिए हैं। क्योंकि ये देखिए N1 और N ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर में जो कोण बनते हैं ये पूरा जो कोण बन जाएगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी ये पूरा जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये दोनों भुजाओं पर अभिलंब है और जिस भुजा पे अभिलंब होते हैं वो 90 डिग्री का कोण वहां पे बन जाता है। तो यहाँ एंगल Q और एंगल R दोनों जगह पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल Q बराबर एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे क्या, एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 90 90 180 और 360 में से 180 माइनस करते हैं, सो लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू ये 180 डिग्री। इसको इक्वेशन हम 4 कर लेते हैं। नाउ यानी कि आप त्रिभुज QNR में हम जानते हैं एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल N इज इक्वल टू, या फिर ध्यान से समझिएगा, ये त्रिभुज QNR में एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल N ये 180 डिग्री। क्यों एंगल 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो हम तीनों कोण का योग कर दिए 180। हम इसको इक्वेशन अगर 5 कर दे रहे हैं तो आप देखिए ध्यान से, समीकरण 4 और 5 जब राइट हैंड इक्वल होगा तो लेफ्ट हैंड भी तो इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से, तो हम लिखेंगे क्या, एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल N। ये एंगल N कट जाएगा, सो एंगल क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू हम लिखेंगे एंगल R1 प्लस एंगल R2। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, एंगल A का मान हमारा क्या निकल गया, R1 प्लस R2। अब हम करते क्या है, समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E माइनस, और इसके जगह पर हम क्या करेंगे, इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे यहां पर R1 और R2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A। तो यहां पर हम करेंगे क्या, या डेल्टा इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E और माइनस R1 और R2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एंगल A। क्या लिखेंगे, एंगल A। ये आपका विचलन कोण हो गया। कौन सा कोण, विचलन कोण बराबर होता है डेल्टा इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E माइनस एंगल A। डेल्टा आप जानते हैं विचलन कोण है, I जो है वो आपतन कोण है, E जो है
निर्गत कोण है जिसे हम इमर्जेंट रे बोलते हैं, और एंगल ए जो है प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म कोण है। तो इस तरह से डेल्टा का मान किसी भी प्रिज्म में ये निकाल सकते हैं। और इसको और एक लाइन आपको बताएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल बताएंगे। इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके बाद आगे बात करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ध्यान से समझिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि किस कोण, ये जो आपतन कोण और निर्गत कोण होता है ये किस कोण के बराबर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिए, इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा प्लस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई। इस तरह से ये जो कोण है ये प्रिज्म कोण और विचलन कोण का योग जो होता है आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं अतः विचलन कोण और प्रिज्म कोण का योग प्रिज्म कोण का योग आपतन कोण और निर्गत कोण के आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए, इसी पर एक हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं और इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी बनाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद एक और छोटा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि पतले प्रिज्म के द्वारा विचलन कोण कितना होता है, और उस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। उसके बाद ये वीडियो समाप्त करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला एक न्यूमेरिकल आपको दे रहे हैं, बनाइए। एक प्रकाश किरण एक समबाहु, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक प्रकाश किरण एक समबाहु प्रिज्म अपवर्तनांक 1.5 दिया है। क्या अपवर्तनांक 1.5 से इस प्रकार अपवर्तित होता है, इस प्रकार अपवर्तित होता है कि आपतन कोण तथा निर्गमन कोण बराबर है, कि आपतन कोण और निर्गमन कोण बराबर है। आपतन कोण और निर्गमन कोण बराबर है। निर्गमन कोण प्रिज्म कोण का निर्गमन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 भाग है। प्रिज्म कोण का 3/4 भाग है। विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। विचलन कोण का
मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, विचलन कोण, ये न्यूमेरिकल आप ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए और उसके बाद बनाइए किस तरह से न्यूमेरिकल बनता है। हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। एक प्रकाश किरण एक समबाहु प्रिज्म से इस प्रकार अपवर्तित होता है कि आपतन कोण और निर्गमन कोण बराबर है। सबसे पहले ये जानिए कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो बताइए कितना कोण होगा, एक कोण का मान कितना होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। प्रिज्म कोण का मान कितना होगा? प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री होगा। क्यों 60 डिग्री होगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के होते हैं। तो हम एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री और आप देख रहे हैं कि आपतन कोण और निर्गमन कोण बराबर है, मींस एंगल I जो है एंगल E के बराबर है। फिर कह रहा है कि निर्गमन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 भाग है, यानी कि एंगल E जो है वो 3/4 भाग है एंगल प्रिज्म कोण का। प्रिज्म कोण तो हमारा एंगल A है, तो हम लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू 3/4 और एंगल A के जगह पर 60 डिग्री, ये 15 चौका 60, यानी कि एंगल E इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो आप ध्यान से समझिए, कह रहा है कि विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो विचलन कोण का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, एंगल I प्लस एंगल E और माइनस एंगल A जानते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू एंगल I इज इक्वल टू एंगल E है, तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों का मान हम 15 लिख सकते हैं। 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री और माइनस 60 डिग्री। तो इस तरह से आप देखिएगा एंगल E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एंगल E इज इक्वल टू 15 45, सॉरी ये 15 45 डिग्री हो जाएगा ना, 15 45। तो ये हम लिखते हैं ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। सो डेल्टा इज इक्वल टू 45 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हुआ, 30 डिग्री। इस तरह से हम किसी भी प्रिज्म का विचलन कोण निकालते हैं। एक बार फिर से इस न्यूमेरिकल को समझिए। हम लोग समबाहु त्रिभुज दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो हम लिखते हैं एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। और कह रहा है क्या, इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल इक्वल। इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल आर इक्वल, मीन्स आपतित किरण आपतन कोण और अपवर्तन कोण मीन्स निर्गत कोण दोनों बराबर है। और कह रहा है क्या, एंगल E इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ प्रिज्म एंगल। इमर्जेंट एंगल इज 3/4 टाइम्स ऑफ प्रिज्म एंगल, मीन्स निर्गत कोण जो है वो प्रिज्म कोण का 3/4 भाग है। तो कह रहा है विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो सिंपल पहले एंगल E इज इक्वल टू 3/4 इंटू एंगल A के जगह पे प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री रखते हैं, इसको घटाएंगे तो एंगल E इज इक्वल टू 45 डिग्री। और जैसे कि हम लोग जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E माइनस एंगल A। I और E के मान हम क्या करेंगे, 45 रखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम 45 माइनस 60 डिग्री, सो डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक बताएंगे और छोटे से टॉपिक बताने के बाद उस पर भी दो न्यूमेरिकल बनाएंगे और उसके बाद ये वीडियो समाप्त करेंगे। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, ये किसी प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण था। अब बात करेंगे पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो ध्यान से समझिए। एक छोटा सा टॉपिक की बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी वो काम करेगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं नेग्लेक्ट कर लेते हैं, बीच में आते हैं,
तो ध्यान से समझिए, कभी भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो शुरू से अटेंड करिए, क्योंकि बीच में आते हैं तो आपको समझने में दिक्कत होगा। इसलिए कोशिश करिए कि टाइम से आप क्लास अटेंड करिए और जहां डाउट होता है कमेंट करिए। लेकिन बीच में आकर के आप ये सोचिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो सर क्या कर सकते हैं, आपको फिर से दोबारा जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो वीडियो को दोबारा आप देखने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, नए टॉपिक की बात करते हैं। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, डेविएशन कॉज्ड बाय थिन प्रिज्म। डेविएशन कॉज्ड बाय थिन प्रिज्म, यानी कि पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग जानते हैं क्या, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या जानते हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए क्या जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि पतला प्रिज्म होता क्या है। हम लोग सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे पतले प्रिज्म का तात्पर्य क्या होता है। पतले प्रिज्म का तात्पर्य क्या होता है, कहेंगे कि वह प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण छोटा होता है, वह प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण बहुत छोटा होता है, वह प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण बहुत छोटा होता है पतला प्रिज्म कहलाता है। पतला प्रिज्म कहलाता है। याद रखिएगा, प्रिज्म कोण किसे कहेंगे, वह प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण बहुत पतला होता है उसी को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, पतला प्रिज्म किसे कहते हैं, वह प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण बहुत ही छोटा होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पतला प्रिज्म कहते हैं। तो चलिए, अभी हम लोग प्रिज्म बनाए थे ABC जिसका भुजाएं थी, तो हम लोग बात करते हैं प्रिज्म के प्रथम पृष्ठ AB पर, प्रिज्म के प्रथम पृष्ठ AB पर, प्रिज्म के प्रथम पृष्ठ AB पर अपवर्तन की स्थिति में, अपवर्तन की स्थिति में स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से आप जानते हैं साइन I बाई साइन R1 इज इक्वल टू n। ध्यान से समझिए, हम लोग स्नेल के नियम पढ़े हैं कि साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू n। तो अभी हम लोग प्रिज्म में पढ़े हैं कि जो अपवर्तन पहले पृष्ठ का हो रहा है वो आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R1 बन रहा था, तो यहाँ पे R1 लिखे हैं। चूंकि कोण बहुत छोटा है, क्या है, चूंकि कोण बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, अतः हम लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं I इज इक्वल टू n R1, इसको इक्वेशन 1 करते हैं। जब कोण छोटा होता है तो उसकी जो जया होती है, साइन जिसको बोलते हैं, ये जया को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं।
ये नेगलेक्ट कब होता है? जब कोण बहुत छोटा होता है तब। आखिर ये कोण छोटा कैसे है? क्योंकि प्रिज्म बहुत पतला है, इसलिए जब प्रिज्म पतला होगा तो उसका कोण भी बहुत छोटा होगा। तो जब कोण छोटा है तो उसका ज्या हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो लिखेंगे I = n/1। तो ये प्रिज्म के प्रथम पृष्ठ AB पर अपवर्तन की स्थिति था। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरे पृष्ठ की बात करेंगे। मीन्स कहेंगे दूसरे पृष्ठ AC पर दूसरे पृष्ठ AC पर प्रकाश का अपवर्तन अब कहां से कहां हो रहा है? कांच से वायु में हो रहा है। कहां से हो रहा है? कांच से वायु में हो रहा है। क्या दूसरे पृष्ठ में AC पर प्रकाश का अपवर्तन कांच से वायु में हो रहा है? तो हम लिख सकते हैं क्या? 1/n = sin E by sin R2। क्या करेंगे? इसको आप ध्यान से समझिएगा। हम लिखेंगे क्या? sin ये R2 बाई E करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा पृष्ठ हमारा एंगल जो है अपवर्तन कोण E2 हो रहा है और आपतन कोण हमारा क्या हो रहा है? R2 हो रहा है। तो यहाँ दूसरे पृष्ठ AC पर प्रकाश का अपवर्तन कांच से जब वायु में होगा तो ये अपवर्तन उलट जाता है। 1/n = sin R2 by sin E। और फिर लिखेंगे चूंकि कोण बहुत छोटा है अतः हम क्या कर सकते हैं? लिखेंगे क्या? E = nR2। इसको इक्वेशन हम 2 कर लेते हैं। क्या करते हैं? E = nR2 इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, क्योंकि ज्या को हम निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोण बहुत छोटा है और आप जानते हैं परंतु प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण क्या पढ़े हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं ना, डेल्टा क्या पढ़े हैं? डेल्टा I + E - A पढ़े हैं ना। तो हम लिख दिए डेल्टा एंगल I + एंगल E - एंगल A। अब क्या करते हैं? दोनों का मान रखेंगे और बनाएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस 2 लाइन और है। इस 2 लाइन को बनाने के बाद इसी थ्योरी पर हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो जल्दी से ना इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग करते क्या है? समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से हम लिखेंगे क्या? डेल्टा I के जगह पर I का मान रखेंगे nR1 और प्लस है, प्लस करेंगे। E के जगह पर E का मान रखेंगे nR2 और माइनस A करते हैं। तो डेल्टा इसमें देखिए क्या कॉमन है? ये n कॉमन है। लिखेंगे क्या? R1 + R2 और माइनस A। चूंकि हम लोग ये भी पढ़े हैं क्या? एंगल A = R1 + R2 पढ़े हैं ना अभी।
तो हम इस R1 प्लस R2 के जगह पर हम डेल्टा इज इक्वल टू एन ए रखते हैं, माइनस ए करते हैं, दोनों में ए कॉमन है तो लिखेंगे क्या, हम लिख सकते हैं a इंटू एन माइनस वन। तो इस तरह से पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान जो है वो डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू एन माइनस वन हो गया। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू एन माइनस वन हो गया। अब क्या करते हैं, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है। चलिए, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, इसको बनाने की कोशिश करिएगा। एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है। एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक अपवर्तनांक 1.5 है। इस पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, ये डेल्टा एम है। डेल्टा एम जो है, एम का मतलब होता है मिनिमम डेविएशन। क्या हम कहेंगे, मिनिमम डेविएशन यानी कि न्यूनतम विचलन कोण। और न्यूनतम विचलन कोण कब होगा, जब प्रिज्म बहुत पतला होगा तब। तो ये न्यूनतम विचलन कोण है डेल्टा एम इज इक्वल टू ए इंटू एन माइनस वन। तो एक क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, आप इसे बनाइए। एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है तथा इसके पदार्थ के अपवर्तनांक 1.5 है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, हम आपको बता रहे हैं कैसे बनेगा। ये प्रिज्म कोण दिया है, ए का मान ए इज इक्वल टू 4 डिग्री, एन का मान दिया है 1.5, डेल्टा का मान निकाला है, डेल्टा एम कह लेते हैं। और चूंकि आप जानते हैं डेल्टा एम इज इक्वल टू ए इंटू एन माइनस वन। ए के जगह पर हम रखेंगे 4 और एन के जगह पर 1.5 माइनस 1। ये 4 गुणे 0.5, ये पॉइंट काटेंगे तो ये 10 होगा, 5 दूना 10, ये 2 दूना 4। सो हम लिख सकते हैं डेल्टा एम इज इक्वल टू 2 डिग्री। इस तरह से आपका क्या मिल गया, विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना हो गया, 2 डिग्री हो गया। याद रखिएगा, न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना हो गया, 2 डिग्री हो गया। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक और लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो का बताएंगे कि किस तरह से हम लोग विचलन कोण का मान ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक और लास्ट फटाफट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटा करके एक नए न्यूमेरिकल देने जा रहे हैं। आप लोग भी उस न्यूमेरिकल को बनाइए, बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने में आप लोग कंजूसी करते हैं तो कंजूसी मत करिए। आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि आंसर आप लोग का कितना आ रहा है। पढ़िए, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, पढ़िएगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। जितने भी टॉपिक पढ़ाए वो सभी टॉपिक को आप लोग रिवाइज करिए वीडियो देख देख करके, क्योंकि इसी में से आएगा, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आ पाएगा। इसलिए आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखते रहिए। तो चलिए, हम लोग सेकेंड और लास्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। कांच से निर्मित, क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 4 डिग्री है। कोण 4 डिग्री है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। दिया है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो ध्यान से समझिएगा, जिस तरह से इसके पहले न्यूमेरिकल हम लोग बनाए हैं, ठीक उसी तरह से इस न्यूमेरिकल को भी हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग करते क्या है कि जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को पहले हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो कह रहा है कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण मीन्स डेल्टा एम का मान दिया है 4 डिग्री। कह रहा है प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, ए का मान पूछ रहा है और दिया क्या है, n इज इक्वल टू 1.5। तो चूंकि आप जानते हैं डेल्टा m इज इक्वल टू a इंटू n माइनस 1, डेल्टा m के जगह पर 4 डिग्री रखते हैं और a इंटू n माइनस 1 के जगह पर 1.5 माइनस 1 करते हैं। सो a इज इक्वल टू क्या होगा, 4 डिग्री बटा में ये 0.5 हो जाएगा, पॉइंट काटेंगे तो 10, ये 5 दूना 10। सो a इज इक्वल टू ये 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 डिग्री। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन गया बहुत ही आसानी से। तो हम लोग का ये टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़े कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी प्रिज्म में विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण के बारे में बता दिए। और किसी प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न जो विचलन कोण होता है उस विचलन कोण का मान भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। और ये भी पढ़े कि किसी पतले प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का मान क्या होगा, ये भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से छोटा छोटा टॉपिक बहुत सारी बातें हुई है, उसके साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाए हैं। तो इस वीडियो में यदि आप बीच में आ पाए हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।